मुगल साम्राज्य से पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे तो अब हम नया पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य मुगल साम्राज्य, ठीक है। मुगल साम्राज्य इस्टेब्लिश होगा हमारा ये मुगल साम्राज्य, ये मुगल एम्पायर 1526 को एडी या ईस्वी को, और इंड है इसका 1857 एडी या ईस्वी। 1857 में जो अंतिम मुगल बादशाह रहते हैं बहादुर शाह जफर, उनको हटाकर फिर जो है मुगल बादशाह के पद को ही समाप्त कर दिया जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं मुगल एम्पायर, ठीक है। जैसा तो इतना बड़ा बड़ा जो है समझ में आ रहा होगा आप लोग को। मुगल एम्पायर, ठीक है। तो मुगल एम्पायर की स्थापना 1526 में हुई बाबर के द्वारा। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 एडी या ईस्वी में की गई बाबर के द्वारा, ठीक है। इससे पहले भारत में कौन चल रही थी? दिल्ली सल्तनत चल रही थी। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इसी के साथ बाबर का युद्ध होता है। स्थान रहता है पानीपत। पानीपत एक जगह है हरियाणा में, ठीक है। तो इसीलिए इसको पानीपत का युद्ध बोलते हैं, पानीपत का युद्ध। और पहली बार हुआ है तो इसको, क्योंकि यहाँ पानीपत में 2 और लड़ाइयाँ भी होंगी, तो इसीलिए इसको पानीपत का पहला युद्ध बोला जाता है। और बाबर ने इसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली सल्तनत को हटाकर यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना करी। तो पहले बाबर के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। इंडिया में जो इधर वाला रीजन है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, ठीक है। ये मध्य एशिया का क्षेत्र है। यहीं पे एक रियासत थी फरगना, और ये रियासत जिस क्षेत्र के अंतर्गत आती थी वो रीजन था हमारा ट्रांस आक्सियाना, ठीक है। तो फरगना वाले रीजन में इनके पिताजी उमर शेख मिर्जा, बाबर के फादर हैं उमर शेख मिर्जा। ये इस अफगानिस्तान के पीछे यहाँ एक फरगना जो रियासत है यहाँ के शासक रहते हैं, यहाँ पे शासन सत्ता ये चला रहे होते हैं, ठीक है। उमर शेख मिर्जा, यहाँ पे मिर्जा जो है ये बाबर लोग के वंश का टाइटल रहता है, और बाद में इस मिर्जा को हटाकर ये लोग बादशाही को अपनाते हैं और फिर जो है सुल्तान की जगह पे ये बादशाह बनते हैं। तो बाबर के बारे में हम देखते हैं। इनके पिताजी उमर शेख मिर्जा और इनकी मां है तुगलुक निगार। बहुत सी जगह पे खानम बोलते हैं या खान, तुगलुक निगार खान, ठीक है। तो ये जो है तुगलुक निगार खानम भी बहुत सारे जगह पे लिखा हुआ मिलता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तुगलुक निगार, मेन नाम उनकी माँ का क्या है? तुगलुक निगार। तो
तो ये माता जी हो गई है। और ये सिंबल बायो में यूज किया जाता है मेल के लिए, फीमेल के लिए, ठीक है। तो जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे ना, वो वाले ब्लड रिलेशन वाले, तब इस निशान के द्वारा आप लोग को जो है काफी इजी पड़ेगा जो है उस प्रश्न को सॉल्व करना। तो उमर शेख मिर्जा अफगानिस्तान के पीछे मध्य एशिया वाले रीजन में, सेंट्रल एशिया वाले रीजन में एक जगह है ट्रांसआक्सियाना, वहां पे एक जागीर या रियासत रहती है फरगना, वहां के शासक रहते हैं उमर शेख मिर्जा, ठीक है। और 1483 में इन्हीं के घर में बाबर का जन्म होता है, ठीक है। तो बाबर का जन्म है 1483 एडी ईस्वी में जन्म होता है। और ये इस रियासत फरगना वाले में उमर शेख मिर्जा जो है शासन सत्ता अपनी चला रहे होते हैं। लेकिन जब बाबर की उम्र सिर्फ 11 साल थी, 1494, 1494 एडी में बाबर कितने वर्ष के हैं उस समय? 11 वर्ष के। उसी समय उमर शेख मिर्जा की डेथ हो जाती है। डेथ हो गई किसकी? उमर शेख मिर्जा। तो उमर शेख मिर्जा की डेथ हो जाती है, तो अब शासक कौन बना इस रियासत का? बाबर। कितने वर्ष की आयु में? 11 वर्ष की आयु में। तो 11 वर्ष की आयु में अब फरगना का शासक, फरगना जो रियासत है वहां का शासक बनता है बाबर। रीजन जो है जहां का ये है वो है ट्रांस आस्कियाना, आक्सियाना, ठीक है। इसको लिख लेते हैं ट्रांस आक्सियाना, ठीक है। या फिर इसको जो है मावरा उन्नहर, मावरा उन्नहर भी इस नाम से भी ये कहलाता है रीजन, मावरा उन्नहर। तो मावरा उन्नहर वाले रीजन में फरगना में अब 11 वर्ष की आयु में गद्दी में बैठते हैं कौन? हमारे बाबर साहब, ठीक है। बैठते हैं गद्दी में। जिस समय गद्दी में बैठते हैं 11 वर्ष की आयु में, उस समय सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया वाले रीजन में कुछ और शक्तियां जो हैं वो शासन सत्ता को संभाल रही थी, ठीक है। कुछ और शक्तियां थी जो शासन सत्ता को संभाल रही थी। उसमें से सबसे ज्यादा उज्बेकिस्तान वाले रीजन के जो शक्तिशाली शासक थे उनको उज्बेक कहा गया है। शक्तिशाली शासक थे उज्बेकिस्तान वाले रीजन के उज्बेक, क्या बोला गया है? उज्बेक। इसी में से एक शासक रहता है जो बाबर को यहाँ से इस रीजन से भगाता है, तब वो भागकर जो है अफगानिस्तान वाले रीजन में आ जाते हैं। दूसरी जो वहां पर शक्ति थी, ये जो शासक थे, ये तो बाबर को कई बार हराया इन्होंने, क्योंकि यहाँ 1494 से लेके बाबर के भागने तक, बाबर वहां से भागता है 1504 में, इन 10 वर्षों में ये जो शासक रहते हैं ये बाबर को कई बार हराते हैं। बाबर फिर से अपने रियासत को पा जाते हैं, फिर ये आते हैं, फिर इसको हरा देते हैं, तो बार बार हराते रहते हैं। और फाइनली 1504 ईस्वी में यहाँ का एक शासक होता है, ठीक है, उसका नाम है शाहबानी खान, शाहबानी खान, खां या खान कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इनको फाइनली वहां से भगाता है। लेकिन यहाँ पर जब ये चल रहा होता है तो कुछ और शक्तियां हैं जिससे भय किसको रहता है? बाबर को। उसमें से एक वंश रहता है उस समय सफवी, ठीक है, सफवी डायनेस्टी यानी सफवी वंश। इससे भी बाबर को खतरा रहता है हमेशा, उसकी रियासत को। और एक तीसरा वंश रहता है उस्मानी वंश। क्या रहता है? उस्मानी वंश। एक तीसरा वंश है। तो इन दो वंश से युद्ध तो नहीं होते हैं, लेकिन लगातार एक खतरा बना रहता है इसको, बाबर को।
लेकिन ये वाला जो वंश होता है, उज्बेक वाले रीजन के जो रहते हैं उज्बेक शासक, ये जो है लगातार बाबर को हराते रहते हैं। इन 10 वर्षों में कई बार बाबर को हराते हैं ये लोग, ठीक है। तो बाबर फिर वहां से भागते हैं। फाइनली जब 1504 ईस्वी में उज्बेक शासक, वही शाहबानी, क्या है नाम उनका, शाहबानी, उज्बेक सरदार रहते हैं शाहबानी खान या खान, ये बाबर को हराते हैं और बाबर वहां से भागते हैं और अफगानिस्तान में काबुल वाले रीजन को जीत कर यहाँ पे शासन संस्था अपनी स्थापित कर लेते हैं। तो अब बाबर फरगना से भाग के यहाँ आ गए हमारे काबुल, ठीक है। और अफगानिस्तान की बाउंड्री हम आपको बता ही चुके हैं, इंडिया से बिल्कुल जुड़ी हुई है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि जो है बाबर, कुषाणों के बाद बाबर ने जब शासन सत्ता संभाली तब अफगानिस्तान वाला, काबुल वाला रीजन और प्लस यहाँ पे कंधार वाला रीजन, ये जो है कुषाणों के बाद अब फिर से भारतीय साम्राज्य की सीमा में शामिल हो जाएगा। कौन सा? कंधार वाला रीजन और काबुल वाला रीजन, ये भारतीय सीमा के अंदर अब फिर से स्थापित हो जाएगा। तो काबुल भाग के आते हैं बाबर यहाँ पे। अब यहाँ पर ये जो है दो चीजें सोचते रहते हैं, या तो ये फरगना वापस चले जाएं या फिर आगे पूर्व की ओर भारत में शासन सत्ता को स्थापित कर लें। या तो ये सोच रहे हैं कि पीछे अपने पुराने साम्राज्य की तरफ चले जाएं या फिर जो पूर्व में भारत है, तो भारत इनको ललचा रहा था क्योंकि उन्होंने भारत की समृद्धि के बारे में सुन रखा था और उन्हें पता था कि वहां पे दिल्ली में इस समय सुल्तानों का शासन चल रहा है, ठीक है। तो क्या बाबर जो है ट्रायल लेने के लिए कि भारत हम जीत सकते हैं कि नहीं, तो 1526 से पहले भी जो है 4 बार भारत पे उसने आक्रमण करने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो अब इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो फिर वो काबुल ले गया और फिर उसने क्या किया, 1504 में वहां रहते हुए बाबर ने भारत पर फाइनल जो उसका अटैक हुआ था 1526 में हुआ था ना, उससे पहले अपने आप को आजमाने के लिए या फिर अपनी शक्ति को आजमाने के लिए, पता करने के लिए कि वो भारत को जीत सकता है, उसने पहले भी 4 बार यहाँ पे आक्रमण किया। लेकिन होता क्या था कि जो पंजाब का गवर्नर था ना, दौलत खान लोधी, पंजाब, क्योंकि इंडिया में एंट्री करने के लिए पंजाब वाले रीजन से ही आना था, ठीक है। तो पंजाब का जो गवर्नर था दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी, उसने सीमाओं को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रखा था। तो बाबर जो है पंजाब के इधर क्रॉस नहीं कर पा रहा था और उसने एक जो है, हम देखते हैं क्या था उसका, कहाँ पे उसने एक आक्रमण किया था 1519 में उसने इधर आक्रमण किया था हमारा इस वाले रीजन में, काबुल से जो इधर सटा हुआ इंडिया का रीजन रहता है, यहाँ पे उसने जो है, और यहाँ पे उसने एक किला था भेरा का किला, बाजार रीजन, रीजन का नाम है बाजार, ठीक है। बाजार वाले रीजन में उसने 1519 में पहला आक्रमण किया और भेरा का एक किला था उसको जीता भी था, ठीक है। लेकिन पंजाब वाले रीजन से आगे की तरफ नहीं बढ़ पाया क्योंकि पंजाब में जो वहां का गवर्नर था दौलत खान लोधी, उसने सीमाओं को बहुत अच्छे से जो है क्या कहेंगे, सीमाओं पे नियंत्रण स्थापित कर रखा था। और वही है, दौलत खान लोधी जब नाराज हो जाते हैं इब्राहिम लोधी से, तो ये क्या कहते हैं, ये न्योता भेज देते हैं। किसको निमंत्रण भेजते हैं? न्योता या निमंत्रण भेजते हैं बाबर को, ठीक है। तो ये बाबर को निमंत्रण भेजते हैं और बाबर को बुलाते हैं कि आप आइए दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए, और पंजाब की सीमाओं को हम जो है, ये दौलत खान कि मैं खुला छोड़ दूंगा, ठीक है। तो अब बाबर जो है वेट कर रहे होते हैं, लेकिन 1526 में उनको मौका मिलता है। तो अब आगे हम देखते हैं।
तो जब फिर 1519 में पहला आक्रमण करके बाजार वाले रीजन में एक किला जीतते हैं, भेरा का किला, फोर्ट ऑफ भेरा, भेरा किला। उसके बाद फिर ये इधर 3 बार और आक्रमण करते हैं। 1526 से पहले 3 बार और आक्रमण करते हैं, लेकिन पंजाब के आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोधी सीमाओं पर बहुत अच्छे से नियंत्रण स्थापित करके रखे रहता है, इस वजह से। लेकिन फिर ये रुष्ट हो जाते हैं अपने शासक इब्राहिम लोधी से। तब जो है बाबर को 1526 में निमंत्रण मिलता है युद्ध का, लेकिन इनको जो निमंत्रण मिलता है वो 3 जगह से मिलता है। पहला, इब्राहिम लोधी के शासन के पंजाब के गवर्नर रहते हैं दौलत खान लोधी, ये निमंत्रण भेजते हैं। दूसरा रहता है, वो रहते हैं इब्राहिम लोधी के चाचा, अंकल रहते हैं, ठीक है, उनका नाम रहता है आलम खान लोधी या आलम खान लोधी। तो दूसरा निमंत्रण कौन दे रहा है? वो है हमारे इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी। और तीसरा निमंत्रण जो कहीं और नहीं मिलता है, सिर्फ जो है बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी बाबर तुजुक बाबरी, उसमें लिखा हुआ मिलता है कि राजपुताना के जो शासक रहते हैं राणा सांगा, उन्होंने भी बाबर को इनविटेशन दिया था कि आप यहाँ आइए, दिल्ली सल्तनत का अधिकार करिए और यहाँ के कुछ क्षेत्र में आपको दे दूंगा। लेकिन इन्होंने जो इनविटेशन भेजा है, इसकी जानकारी सिर्फ हमको मिलती है तुजुक बाबरी, तुजुक ए बाबरी। यहाँ पे जो तुजुक है, इसका मतलब ही होता है ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा, ठीक है। तो बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी, उसमें हमें पता चलता है कि राणा सांगा ने भी उनको निमंत्रण दिया था, ठीक है। और इसी का फिर जो है, ये जो बुक उन्होंने लिखी थी तुजुक ए बाबरी, उन्होंने तुर्की में लिखी थी, तुर्की लैंग्वेज में लिखी थी। फिर इसका ट्रांसलेशन किया गया फारसी में, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन किया गया और तब इसका नाम हो गया था बाबर नामा। तो तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में ओरिजिनल बुक ये है, फिर फारसी में अनुवाद करके इसका नाम बाबर नामा रखा गया, ठीक है। इसको जो ट्रांसलेशन किया था वो अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना। और पायदा खान, पायदा खान दूसरे हैं हमारे पायदा खान। इन्होंने मिलकर इस तुजुक बाबरी को पर्शियन लैंग्वेज या फारसी लैंग्वेज में जो है इसका ट्रांसलेशन किया था। और उसी में जानकारी मिलती है कि राणा सांगा ने भी बाबर को निमंत्रण दिया था कि वो भारत पर आक्रमण करे। तो इनको निमंत्रण मिल गया है और ये आते हैं। और हरियाणा में एक स्थान है पानीपत। देखो, पहले युद्ध करने के लिए एक बड़ा क्षेत्र होना चाहिए था, ठीक है, एक बड़ा सा क्षेत्र हो, आधी सेना आपकी हो, आधी सेना हमारी हो, फिर मुकाबला हो जाए। तो हरियाणा वाले रीजन में एक जगह है पानीपत, वो क्षेत्र मैदानी क्षेत्र था बहुत बड़ा सा, ठीक है। तो इधर से बाबर आएंगे, ये अपनी सेना यहाँ खड़ी करेंगे, और इधर से इब्राहिम लोधी, और युद्ध हो जाएगा। जो जीतेगा वो दिल्ली सल्तनत पे अधिकार करेगा। तो पानीपत वाले क्षेत्र पर
1526 में युद्ध हुआ, ठीक है, युद्ध हुआ। तो पहला चीज, जैसे ही बाबर आए तो इन्होंने पंजाब, दौलत खान लोधी ने पंजाब की सीमाओं को खुला छोड़ दिया, ठीक है। और बाबर के पास सेना ज्यादा नहीं थी, 10-12 हजार की सेना थी, ठीक है, 10-12 हजार की सेना थी। कुछ सेना इनसे मिल गई, दौलत खान लोधी ने इनकी हेल्प कर दी। और लाखों की सेना थी किसकी, इब्राहिम लोधी की। लेकिन यहां पर बाबर ने एक नई तकनीकी का यूज किया, वो थी उज़्बेकों के द्वारा, जिनसे ये हारते थे ना, उज़्बेक शासक युद्ध की जो एक रणनीति अपनाते थे, स्ट्रेटेजी अपनाते थे, उसी स्ट्रेटेजी को इन्होंने यहाँ पे अपनाया, ठीक है। तुगलमा बाद में कहलाया, लेकिन वो तो बाद में इतिहासकारों ने उसका नाम रखा, उसको नहीं पता था कि इसका नाम तुगलमा नीति है। उसने उज़्बेक शासकों की एक नीति यहाँ पे अपनाई। जैसे ये क्षेत्र है, इधर बाबर आ गया। पहले जो होता था नॉर्मल में 3 विंग्स होते थे, विंग्स या कमान सेनाओं की बनाई जाती थी। एक में जैसे घुड़सवार हो गए, फिर हाथी वाले हो गए, एलिफेंट्स वाले हो गए, और फिर एक पैदल हो गए, इस तरीके से बनाई जाती थी। लेकिन बाबर ने 5 विंग्स बनाई, लेकिन उस 5 विंग्स में से 3 ही विंग्स इनको यहाँ सामने दिखाई दे रही थी। जो 2 विंग्स थी उनको इधर इन्होंने छुपा रखा था, एक को पीछे और एक को इधर साइड में जंगलों में। तो इन्होंने एक तो पहले चीज क्या करी कि तोप खान यहाँ पे तोप लेकर आए बाबर, ठीक है, तोप लेकर आए, सामने तोप खड़ी कर दी, और उसके पीछे अपने एरो शूटर्स जो धनुर्धारी होते हैं वो, और सबसे अच्छे एरो शूटर्स को उन्होंने जंगलों में, साइड के जंगलों में छुपा दिया, साइड के जंगलों में छुपा दिया, ठीक है। तो अब जब युद्ध हुआ तो पहले तोप के गोले से भगदड़ मचाई गई, और जैसे ही भगदड़ मची तो साइड से इन लोगों ने हमला कर दिया। अब इब्राहिम लोधी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो उसकी सेना में मच गई भगदड़, बस इस वजह से हार गया। और उसके बाद तो यहाँ पे तोप की बात करें तो बहुत ज्यादा तोपें नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि उसने यहाँ पर हमला किया तोपों से, तो यहाँ भगदड़ मच गई। और इसी नीति को बाद में तुगलमा नीति के नाम से जाना गया। इतिहासकारों ने इस नीति को, जबकि ये कहां से लेके आया था, वो उज्बेकिस्तान वाले रीजन से, जो उज्बेक शासक हैं वहां की ये नीति थी, और कम सेना होते हुए भी फिर वो युद्ध जीत गया, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कौन सी नीति अपनाई, उज्बेक स्ट्रेटेजी, ठीक है, जो बाद में इतिहासकारों के द्वारा क्या कहलाई, तुगलमा नीति, तुगलमा नीति, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि एक तो सेना कम थी, तोप खाने की वजह से जीते थे, एरो शूटर्स बहुत अच्छे थे, और तोप खाने को चलाने वाले जो इनके अधिकारी थे वो ही बहुत ही शातिर और बहुत ही, क्या कह सकते हैं, बहुत ही अच्छे थे, ठीक है। उनके नाम कई बार पूछ ले जाते हैं। एक तोप खाना चलाने वाले थे उस्ताद उस्ताद अली, एक थे उस्ताद अली, और दूसरे थे मुस्तफा, ठीक है, मुस्तफा खान। दोनों ही तुर्की सरदार थे। तो तोप खाने को चलाने वाले उस्ताद अली और मुस्तफा खान ने बहुत ही चतुराई से, बहुत ही निपुणता के साथ तोप खाने का इस्तेमाल किया, और जो इनकी सेना थी, इब्राहिम लोधी की सेना को तहस नहस कर दिया। और जब यहाँ भगदड़ मची तो साइड से एरो शूटर्स आए, धनुर्धारी थे, और बहुत शार्प वाले थे, और बहुत अच्छे वाले जो थे धनुर्धारी, उन्हीं को यहाँ पे इन्होंने साइड से विंग में भेजा था। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ से हमला कर दिया, और फिर ये युद्ध जीत गए, ठीक है। और जानते हैं युद्ध कैसे जीता जाता है, जैसे ही शासक की
या तो बंदी बना लिया जाए, ठीक है, इब्राहिम लोदी या तो बंदी बना लिए जाए बाबर के द्वारा, या फिर इब्राहिम लोदी मारे जाए। तो इब्राहिम लोदी मारे गए। तो युद्ध क्षेत्र में मारे गए एकमात्र सुल्तान कौन है हमारे? तो अब हम देखते हैं, तो युद्ध ये यहाँ पे जीत गए, ठीक है, पानीपत का युद्ध 1526 में जीत गए बाबर। जब ये युद्ध जीते ना, तो काबुल वाले रीजन के शासक तो थे ही, ऐसा तो है नहीं काबुल को छोड़ देंगे। तो इन्होंने काबुल में जो जनता थी उसको चांदी के सिक्के बांटे। काबुल की जनता को क्या दिया? चांदी के सिक्के बांटे। बाबर ने युद्ध जीतने के बाद चांदी के सिक्के बांटे, चांदी के सिक्के, सिल्वर कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट किए काबुल की जनता में। तो काबुल की जनता ने बाबर को एक टाइटल दिया, कलंदर। कलंदर, कलंदर का मतलब है बड़े दिल वाला, ठीक है, जो बहुत दान दक्षिणा करता हो। तो कलंदर की उपाधि बाबर को मिली जब उन्होंने यहाँ का युद्ध, पानीपत का युद्ध जीता, तो अपनी राजधानी वापस गए, ठीक है, वहां पर उन्होंने जनता को चांदी के सिक्के बांटे, तो इनको एक उपाधि मिली। अब इनका मनोबल तो बढ़ ही गया था यहाँ से। और गड़बड़ी क्या हुई कि राजपूताना वाले क्षेत्र में, राजस्थान वाले रीजन में, राणा सांगा, राणा सांगा और अन्य राजपूत, राणा सांगा ने सोचा था कि जैसे बाकी के तुर्क लोग आते थे, युद्ध करते थे, लूटपाट करते थे, वापस चले जाएंगे, लेकिन बाबर वापस नहीं गए। बाबर के मन में क्या चल रहा था राणा सांगा को पता ही नहीं था। राणा सांगा को लगा था कि जैसे बाकी के तुर्की लोग आते थे, युद्ध किया, जीते, ठीक है, लूटपाट करी, पैसा लिया और वापस चले गए। लेकिन बाबर वापस नहीं गया, क्योंकि वो पहले से सोच रखा था कि किसी तरह से मुझे मौका मिल जाए भारत पर अधिकार जमाने। तो अब बाबर वापस नहीं गए, तो अब क्या होगा? बाबर का युद्ध राणा सांगा से हो गई होगी, ठीक है। अब राणा सांगा फंस गए, बहुत सारे राजा लोग इनके साथ मिलकर युद्ध करेंगे। अगले ही वर्ष 1527 में बाबर के खिलाफ युद्ध करेंगे। खानवा, एक जगह का नाम है खानवा, जो आगरा है वहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये जगह है। देखो वही है ना, युद्ध क्षेत्र ढूंढना है तो खानवा वाला क्षेत्र खाली मैदान जैसा होगा जहां पे युद्ध किया जा सके। तो आगरा से 40 किलोमीटर वाले रीजन में एक खानवा है, वहीं पर एक युद्ध होता है, बाबर वर्सेस राणा सांगा। तो राणा सांगा और बाबर के मध्य में अब एक युद्ध होता है, बाबर और राणा सांगा के मध्य में। अब राणा सांगा का साथ बहुत सारे राजपूत राजा देते हैं, उसमें से एक राजा रहते हैं मेदिनी राय। मेदिनी राय ये मालवा के शासक रहते हैं, मालवा के शासक रहते हैं, ठीक है, मेदिनी राय मालवा के शासक रहते हैं। ये भी राणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ते हैं। बाबर की सेना हारने लगी, राजपूतों की सेना से राणा सांगा और अन्य राजपूतों की सेना से बाबर की सेना हारने लगी। और जैसे ही हारने लगी तो अपने सैनिकों का, इसको आज से रिलेट करिएगा कार्यकर्ताओं से, आज की सरकार, ठीक है, देखिएगा, तो सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए नारा दे दिया जिहाद का। अर्थात इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ा गया, इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध, जिहाद का नारा दे दिया, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इस्लाम। और बोल दिया कि
अब इधर ये कौन है, सारे हिंदू शासक हैं, ठीक है। तो इनको अब इन्होंने यहाँ पे मनोबल बढ़ाने के लिए सिर्फ जिहाद का नारा, क्योंकि आगे जाके इनकी सेना में भी हिंदू राजा आएंगे, ठीक है, सेनापति भी बनेंगे, लेकिन फिलहाल तो युद्ध जीतना है ना हमें। कौन सा, उनको खानवा का युद्ध, कौन सा, खानवा, खानवा का युद्ध जीतना है। तो इन्होंने नारा दे दिया जिहाद का और युद्ध जीत गए, मनोबल बढ़ गया सैनिक का, सैनिकों का मनोबल बढ़ गया और ये युद्ध जीत गए, ठीक है। अब जब युद्ध जीते इस वाले रीजन में, तो खानवा की युद्ध जीतने के बाद अब इन्होंने उपाधि भी एक धारण करी, गाजी की। इसने बाबर ने गाजी की उपाधि, गाजी, ठीक है, गाजी की उपाधि धारण करी, जिसका कि मतलब होता है योद्धा और धर्म प्रचारक दोनों। इसका मतलब होता है एक योद्धा प्लस धर्म प्रचारक, यानी अपने धर्म का प्रचार करने वाला। तो उसने एक उपाधि धारण करी खानवा के युद्ध में। तो प्री में पूछा जा सकता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि खानवा के युद्ध के बाद, जीतने के बाद उसने उपाधि धारण करी थी गाजी की। गाजी का मतलब होता है एक वॉरियर, ठीक है, योद्धा और धर्म प्रचारक। धर्म यानी रिलीजन को जो है उसका एडवर्टीजमेंट या उसका प्रचार करने के लिए। तो गाजी की उपाधि किसने धारण करी, तो कलंदर की उपाधि उसको मिली थी कहाँ पे, पानीपत के युद्ध के बाद, और खानवा के युद्ध के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण करी, ठीक है, गाजी की उपाधि धारण करी। और क्या बताओगे, खानवा का युद्ध तो जीत ही गए, ठीक है। तो खानवा के युद्ध जीत गए। अब यहां से भागेंगे सारे राजपूत राजा, तो मेदिनी राय भाग के कहाँ आएंगे, अपने मालवा वाले रीजन में। तो बाबर को लगा कि जो बची कुची शक्ति है राजपूतों की, उसको भी समाप्त कर देना चाहिए किसी तरीके से। तो अब वो बाकी के राजपूत राजाओं को हराने के लिए, उसमें से सबसे शक्तिशाली उस समय थे, ये भाग के अपने किले में आ गए थे, ठीक है, वो मालवा के शासक थे मेदिनी राय। तो अब इसीलिए 1528 में, ठीक है, मालवा वाले रीजन में जहां पे इनका किला रहता है, वो स्थान रहता है चंदेरी। तो वहीं पर युद्ध होता है। तो इस युद्ध को बोलते हैं बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है। तो चंदेरी का युद्ध होता है, ठीक है, 6 मई में नहीं होता है, 6 मई को तो अगला वाला होगा। अभी तो फिलहाल ये 1528 को, ठीक है, 1528 ईस्वी में, अगले ही साल ये चंदेरी वाले स्थान पे युद्ध करते हैं। चंदेरी जो है किला है जगह पर, किसका है ये, मालवा के शासक मेदिनी राय। तो मेदिनी राय याद रखना, मेदिनी राय ये राजपूत शासक हैं, मालवा वाले रीजन के। किले का नाम है चंदेरी, वहीं पर किले के सामने ही जो युद्ध स्थान है वहीं पर यहाँ पे युद्ध होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं चंदेरी का बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है। बैटल ऑफ चंदेरी में क्या होता है, 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। ये हार जाते हैं, ठीक है, मेदिनी राय हार जाते हैं। तो हारने के बाद हो जाती है संधि, ट्रीटी। तो ट्रीटी जब करते हैं तो उस ट्रीटी में एक तो ये होता है, बाबर के दोनों पुत्र, ठीक है, उसमें कौन से रहते हैं बाबर के पुत्र, कामरान और हुमायूं। कामरान और हुमायूं, इनके साथ मेदिनी राय की दोनों पुत्रियों की शादी हो जाती है। संधि के तहत कामरान और हुमायूं के साथ जो
मालवा के शासक मेदिनी राय जो हार जाते हैं उस संधि के तहत अपनी 2 राजकुमारियों की शादी करते हैं, एक की कामरान से, एक की हुमायूं से। ठीक है। तो दूसरी चीज, मालवा वाले क्षेत्र में चंदेरी के किले में राजपूत स्त्रियों ने जौहर का प्रदर्शन किया। जौहर का प्रदर्शन। जौहर एक प्रथा, ठीक है, 2 तरह की है। एक प्रथा हमने बताई सती प्रथा, और दूसरी है जौहर प्रथा। सती प्रथा में तो पति की जब मृत्यु हो जाती है तो खुद अपने मन से या फिर जबरन स्त्री को जो है पति की चिता पे लिटा के जला दिया जाता है। जौहर प्रथा मेनली राजपूताना वाले क्षेत्र में रहती है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे ही युद्ध के लिए जो है राजा जाता है, ठीक है, तो उनकी पत्नी तिलक विलक लगा के तैयारी करती है, और ये रहता है कि अगर उधर राजा हार गए तो अब जो दुश्मन राजा हैं वो किले में प्रवेश करेंगे, तो वो किले में प्रवेश करके जो राजपूत महिलाएं हैं उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। तो उस दुर्व्यवहार से बचने के लिए राजपूत महिलाएं एक बड़े से कुएं में या गड्ढे जगह पर जो है आग जलाती हैं और उसी में कूद जाती हैं। इसी को बोलते हैं जौहर। तो जौहर का प्रदर्शन, मालवा का युद्ध जब बाबर जीत गया तो मालवा चंदेरी किले की या मेदिनी राय जो वहां पे थे उनकी रानी और बाकी किले की स्त्रियों ने जौहर प्रथा का प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर अब चंदेरी के युद्ध में 2 चीजें देखने वाली होगी। एक तो कामरान और हुमायूं से उनकी पुत्रियों की शादी हो गई, और वहां पर राजपूत स्त्रियों ने जौहर प्रथा का प्रदर्शन किया। जबकि इससे पहले खानवा के युद्ध में क्या हुआ, मनोबल को बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया गया, और जब युद्ध जीत गए तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी। वहीं जब पानीपत का युद्ध जीता तो काबुल वाले रीजन में उन्होंने चांदी के सिक्के बांटे, तो उनको टाइटल मिला कलंदर का। वो वहां की जनता ने दिया था, काबुल की। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब बचे थे कुछ शासक, अफगान शासक। राजपूत शासक खत्म हो गए थे, ठीक है, और हमने बताया था दिल्ली सल्तनत के समय अफगानों की जब भर्ती हुई थी तो बहुत सारे अफगान जो है शासक लोग इधर की तरफ आए थे। तो बिहार और बंगाल वाले रीजन में, हमारे बिहार प्लस बंगाल, इस वाले रीजन में जो है अफगान शासकों का शासन इस समय चल रहा था। जब बाबर ने यहाँ पे हमला किया था उस समय बंगाल और बिहार वाले रीजन में इनका क्षेत्र था, वो थे अफगान शासक। अब एकमात्र शक्ति बची थी, ठीक है, देखो दिल्ली सल्तनत जीत लिया था, दिल्ली गया, बच्चे थे राजपूत, तो पहले राणा सांगा और फिर मेदिनी राय, उनको निपटा दिया। अब बचे थे अफगान, इनको समाप्त करते ही पूरे भारत पर अब किसका नियंत्रण स्थापित हो जाता, बाबर का। ठीक है, तो अब बारी आई थी अफगान शासकों की, और दोनों को एक साथ हराएगा ये, बिहार के अफगान शासक और ये एक साथ आएंगे युद्ध लड़ने के लिए, वो एक साथ हराएगा। ठीक है, तो अब अगला युद्ध जो है वो अफगान शासकों के साथ होगा। तो 28 में अब जो है 1528 में युद्ध हो चुका था मेदिनी राय के साथ, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, 27 में हो चुका था राणा सांगा के साथ। ठीक है, किसका, खानवा का युद्ध। अब एक अंतिम लड़ाई जिसके बाद पूरे भारतीय साम्राज्य पे बाबर का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, वो होगा बंगाल और बिहार के रीजन के अफगान शासकों को हराना, क्योंकि एकमात्र यही शक्ति अब यहाँ पे बची थी।
ठीक है। तो फिर जो है युद्ध होता है 6 मई 1529, 1529, 6 मई 1529 एडी को युद्ध होता है घाघरा का युद्ध, ठीक है। और ये होता है बाबर वर्सेस अफगान, और ये अफगान शासक कहाँ के हैं? बंगाल के और बिहार वाले रीजन के, क्योंकि अंतिम शक्ति अब यही बचे थे पूरे भारतीय साम्राज्य पे कब्जा करने के लिए, अब अंतिम शक्ति यही बचे थे, ठीक है। तो बंगाल और बिहार के संयुक्त अफगान शासकों को ये हराएंगे और इस युद्ध को जीत जाएंगे, और जैसे ही जीतेंगे तो अब संपूर्ण भारतीय साम्राज्य पे, संपूर्ण भारतीय साम्राज्य पर किसका कब्जा हो गया? बाबर का। अब स्थायी रूप से बाबर यहाँ पे इनका साम्राज्य स्थापित हो जाता है, ठीक है। और अब इनका जो क्षेत्र है वो सिंधु से लेकर बिहार तक, बंगाल तक, ठीक है, बिहार और बंगाल, और यहाँ हिमालय से लेकर ग्वालियर, इस सारे रीजन को ये आप जीत लेते हैं, और पूरा जो है यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना फाइनली हो जाती है। एस्टेब्लिशमेंट तो हो गया हमारा 1526 में, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट तो हो गया। तो अब हम आ चुके हैं 1529 एडी में, ठीक है। 1529 एडी में यह है, और 26 दिसंबर 1530 एडी 1530 ईस्वी को बाबर की डेथ हो जाती है, बाबर की डेथ हो जाती है। बाबर की जब डेथ होती है तो आगरा में होती है, तो आगरा में ही एक जगह है नूर अफगान, आज उसको आराम बाग बोलते हैं, उस समय था नूर ए अफगान, ये बागीचा है अफगान, ठीक है, आज इसको आराम बाग। तो नूर अफगान में इनको दफना दिया जाता है, लेकिन इनकी दिली ख्वाहिश रहती है कि इनको काबुल में दफनाया जाए, तो बाद में इनको यहाँ से काबुल शिफ्ट कर दिया जाता है और इनकी मनपसंद जगह पे दफना दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सिंध वाला रीजन तो है ही है, और ये काबुल भी इन्हीं का है, और कंधार भी है। तो काबुल और कंधार वाला रीजन कुषाणों के बाद अब दोबारा भारतीय कुषाणों के बाद दोबारा भारतीय साम्राज्य में सम्मिलित हुआ। काबुल और कंधार, सिंध से लेकर बिहार, हिमालय, इधर पूरा ग्वालियर तक, ये सब इनका साम्राज्य फैला हुआ होता है। तब 26 दिसंबर 1530 1530 एडी को डेथ हो जाती है, बाबर की डेथ हो जाती है। पहले उनको जो है आगरा में दफनाया जाता है, जगह का नाम है नूर अफगान, उस समय आज उसको आराम बाग बोलते हैं। ये एक बागीचा है, एक्चुअली जो बाबर है ना उसको बागीचों का या बागों का बहुत शौक रहता है, तो उसने जो है आगरा में एक बागीचा बनवाया था, उसका नाम रखा था नूर अफगान, वहीं पे उसको मरने पे दफनाया गया। और लेकिन उसकी मनपसंद जगह थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए, तो फिर बाद में उसको वहां से, तो यही शासक हैं जिनको 2 बार दफनाया गया, ठीक है। एक बार इनकी मनपसंद जगह नूर अफगान, जिसको आज आराम बाग कहते हैं, और फिर वहां से निकालकर काबुल वाले रीजन में। और तुजुके बाबरी के बारे में बता ही चुके हैं कि बाबर की जो आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी गई है, टर्किश लैंग्वेज में, उसका नाम है तुजुक ए बाबरी।
दुसुक ए बाबरी। ठीक है, फिर इसका ट्रांसलेशन हुआ फारसी या पर्शियन में। ठीक है, और इसको तब बोला गया क्या, बाबर नामा। तो नोट्स जो आपको भेजे हैं उनको सामने रखते हुए इसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, कुछ और, हाँ बाबर के बारे में कुछ और है छोटा सा पॉइंट कि उसने मेजरमेंट के लिए गज ए बाबरी एक जो है यूनिट चलाई थी, गज ए बाबरी, मेजरमेंट के लिए, सड़कों की नाप लेता था इसकी। ठीक है, गज ए बाबरी। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और है कि बाबर ने एक पोएट्री की एक स्टाइल डेवलप की थी मुबैयान नाम से। ठीक है, एक तो उसने पैमाना चलाया था, ठीक है, गजे बाबरी, गज ए बाबरी, और दूसरी चीज उसने मुबैयान, एक पद्य शैली थी, कविता लिखने की एक स्टाइल, इसका डेवलपमेंट किया था। तो इंटरनेट पे जाके आपको देखना है कि मुबैयान शैली क्या है। ठीक है, पोइट्री की स्टाइल है ये लिखने की, तो उसको भी इसने जो है डेवलप किया था। और एक मेजरमेंट के लिए सड़कों का, रोड मेजरमेंट के लिए गज ए बाबरी शुरू किया था। और कुछ छूटा हो तो देख लेते हैं। ठीक है, बाबा नाम बता ही चुका हूं। तो ठीक है, इतना जो है बाबा के बारे में आज फिलहाल, तो वैसे भी ट्रायल बेसिस पे ये क्लास हमने फिर से बनाई है दोबारा, शायद आपको समझ में आए। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जो ना समझ में आए वीडियो क्लास बाद में, वीडियो कल होंगे हम लोग ऑनलाइन, तो उसमें पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी और अच्छे अच्छे वीडियो हम जा रहे हैं